आज गुरुवार को तूने फिर सिर धो लिया। कितनी बार कहा है कि गुरुवार को सिर मत धोया कर, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। माँ ने राशि को टोकते हुए कहा। माँ सिर चिपचिपा रहा था। माँ की बात सुनकर धीमे स्वर में अपनी बात कह राशि मन ही मन बुदबुदाई। सोमवार, बुधवार और गुरुवार को सिर ना धो। शनिवार, मंगलवार, गुरुवार को बाल ना कटवाओ, क्योंकि गुरुवार को बाल कटवाने से धन की कमी तथा मंगल व शनिवार को कटवाने से आयु कम होती है। वहीं शनि, मंगल और गुरुवार को नाखून काटने की भी माँ की सख्त मनाही थी। कोई वार बेटे पर तो कोई पति पर, और नहीं तो लक्ष्मी जी का कोप। उफ, इतने बंधनों में बंधी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? कल धो लेती, किसने मना किया था? पर तुझे तो कुछ सुनना ही नहीं है। और हाँ, आज शाम से तुझे ही खाना बनाना है। राशि माँ की यह बात सुनकर मन के चक्रव्यूह से बाहर आई। ओह, यह अलग मुसीबत। सोमवार से तो मेरे एग्ज़ाम है, सब मैं ही करूं? भाई तो हाथ लगाएगा नहीं। यह सोचकर राशि ने सिर पकड़ लिया। अब क्या हो गया? माँ ने उसे ऐसा करते देखकर कहा। माँ, सोमवार से तो मेरे एग्ज़ाम है, राशि ने कहा। तो क्या हुआ? कौन सा तुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है? माँ, क्या जब डिप्टी कलेक्टर बनना हो तभी पढ़ाई करनी चाहिए? वैसे नहीं। वैसे भी मुझे डिप्टी कलेक्टर नहीं बनना, मुझे डॉक्टर बनना है, और मैं बनकर दिखाऊंगी। कहते हुए राशि ने बैग उठाया और कॉलेज के लिए चल दी। नखरे तो देखो इस लड़की के, सास के घर जाकर नाक कटाएगी। अरे, अभी नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? लड़की कितनी भी पढ़ लिख जाए, पर रीति रिवाजों को तो मानना ही पड़ता है। राशि के उत्तर को सुनकर मीरा बड़बड़ाई। राशि 10वीं कक्षा की छात्रा है, वह विज्ञान की विद्यार्थी है, सो उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। माँ को जो करना है करे, पर हमें विवश ना करे। माँ भी उनकी इन सब बातों से परेशान रहती है, लेकिन घर के सुख शांति के लिए उन्होंने यह सब सहना सीख लिया है। ऐसा नहीं था कि माँ पढ़ी लिखी नहीं है, वे सोशल साइंस में एमए तथा बीएड थी, लेकिन शायद उनकी माँ तथा दादी द्वारा बोए बीज जब तब अंकुरित होकर उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करते थे। राशि ने मन ही मन निर्णय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, वह अपने मन में इन बीजों को पनपने नहीं देगी। राशि के एग्ज़ाम खत्म हुए थे कि एक दिन पापा नई कार बोलेरो लेकर घर आए। अभी वह और भाई वीर गाड़ी देख ही रहे थे कि माँ नींबू और हरी मिर्च हाथ में लेकर आई। उन्होंने नींबू और हरी मिर्च हाथ में लेकर गाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाया तथा गाड़ी पर रोली से स्वस्तिक का निशान बनाकर उस पर फूल मालाएं तथा कलावा चढ़ाकर मिठाई का एक पीस रखा। उसके बाद माँ ने नारियल हाथ में उठाया। अरे, नारियल गाड़ी पर मत फोड़ना, अचानक पापा चिल्लाए। तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? गाड़ी पर नारियल फोड़ूंगी तो उस जगह गाड़ी दब नहीं जाएगी? कहते हुए माँ ने गाड़ी के सामने पहले से धोकर रखी ईंट पर नारियल फोड़कर जय दुर्गे माँ का उद्घोष करते हुए, यह गाड़ी हम सबके लिए शुभ हो, कहकर गाड़ी के 7 चक्कर न केवल खुद लगाए बल्कि हम सबको भी लगाने के लिए भी कहा। तुम लगा ही रही हो, फिर हमारे लगाने की क्या आवश्यकता है? पापा ने थोड़ा विरोध करते हुए कहा। आप तो पूरे नास्तिक हो गए हो। आपने देखा नहीं, टीवी पर लड़ाकू विमान राफेल लाने गए हैं। हमारे रक्षा मंत्री ने फ्रांस में भी तो यही टोटके किए थे। माँ की बात सुनकर पापा चुप हो गए। सच, जब नामी व्यक्ति ऐसा करेंगे तो इन बातों पर विश्वास रखने वालों को कैसे समझाया जा सकता है? समय बीतता गया। माँ की सारी बंदिशों के बावजूद राशि को मेडिकल में दाखिला मिल ही गया। लड़की होने के कारण माँ उसे दूर नहीं भेजना चाहती थी, किंतु इस बार पापा चुप ना रह सके। उन्होंने माँ से कहा, मैंने तुम्हारी किसी बात में दखल नहीं दिया, किंतु आज राशि के कैरियर का प्रश्न है। इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मेरी बेटी मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुई है। उसने सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे पूरे खानदान का नाम रोशन किया है। उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में सहायता करना हमारा दायित्व है।
माँ की अनिच्छा के बावजूद पापा राशि को लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए लेकर गए। पापा जब उसे हॉस्टल में छोड़कर वापस आने लगे तब वह खुद को रोक ना पाई, फूट फूट कर रोने लगी थी। बेटा रो मत, तुझे अपना सपना पूरा करना है ना, बस अपना ख्याल रखना। तुझे तो पता है तेरी माँ तुझे लेकर कितनी आशंकित है। पापा ने उसे समझाते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा तथा बिना उसकी ओर देखे चले गए। शायद वे अपनी आंखों में आए आंसुओं को उससे छिपाना चाहते थे। पापा के जाने के बाद राशि निःशब्द बैठी थी। बार बार उसके मन में आ रहा था कि वह दुखी क्यों है। आखिर उसकी ही इच्छा तो उसके पापा ने उसकी माँ के विरुद्ध जाकर पूरी की है। अब उसे पापा के विश्वास पर खरा उतरना होगा। राशि ने स्वयं से ही प्रश्न किया तथा स्वयं ही उत्तर भी दिया। मैं, अदिति और तुम। अदिति ने कमरे में प्रवेश करते ही कहा, मैं राशि। बहुत प्यारा नाम है। उदास क्यों हो? क्या घर की याद आ रही है? राशि ने निशब्द उसकी ओर देखा। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। जब भी कोई पहली बार घर छोड़ता है तब उसकी मनोदशा तुम्हारी तरह ही होती है, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सारी बातों को दिल से निकाल कर बस यह सोचो, हम अपना कैरियर बनाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम सच कह रही हो, राशि ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो लूँ। अपने कमरे में जा रही थी कि तुम्हारा कमरा खुला देखकर तुम्हारी ओर नजर गई। सोचा मिल तो लूँ अपनी नई नई आई सहेली से। मेरा कमरा बगल वाला है। रात 8 बजे खाने का समय है, तैयार रहना। अपना यह बिखरा सामान आज ही समेट लेना, कल से कॉलेज जाना है, अदिति ने कहा। अदिति के जाते ही राशि अपना सामान अलमारी में लगाने लगी। तभी मोबाइल की घंटी बज उठी। फोन माँ का था। बेटा तू ठीक है ना? सच अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत याद आ रही है तेरी। माँ मुझे भी, कहकर वह रोने लगी। तू लौट आ, माँ ने रोते हुए कहा। राशि क्या हुआ? अगर तू ऐसे कमज़ोर पड़ेगी तो पढ़ेगी कैसे? नहीं बेटा रोते नहीं है, तेरी माँ तो ऐसे ही कह रही है, पापा ने माँ के हाथ से फ़ोन लेकर उसे ढांढस बंधाते हुए कहा। अरे तुम अभी बात ही कर रही हो, खाना खाने नहीं चलना? बस अभी पापा मैं खाना खाने जा रही हूँ, आकर बात करती हूँ। मेस में उनकी तरह कई लड़कियाँ थीं। अदिति ने सबको नमस्ते की। उसने भी अदिति का अनुसरण किया। सभी ने उनका बेहद अपनेपन से स्वागत करते हुए एक दूसरे का परिचय प्राप्त किया। सबसे परिचय करने के बाद अदिति ने एक टेबल की कुर्सी खिसकाते हुए उसे बैठने का इशारा किया और स्वयं भी बैठ गई। अभी वे बैठी ही थी कि उनके सामने वाली कुर्सी पर 2 लड़कियां आकर बैठ गई। अदिति और राशि ने उनका खड़े होकर अभिवादन किया। उन दोनों ने उन्हें बैठने का आदेश देते हुए उनका परिचय प्राप्त करते हुए तथा अपना परिचय देते हुए साथ साथ खाना खाया। विधि और छवि सीनियर थी। वे बहुत आत्मीयता से बातें कर रही थी। खाना भी ठीक लगा। खाना खाकर जब वो अपने कमरे में जाने लगी तो विधि ने उसके पास आकर कहा, राशि और अदिति तुम दोनों नई नई आई हो, इसीलिए कह रही हूँ, हम सब यहाँ एक परिवार की तरह ही रह रहे हैं। तुम कभी स्वयं को अकेला मत समझना। हंसी मजाक में अगर कोई तुम्हें कुछ कहे तो सहजता से लेना। दरअसल कुछ सीनियर्स जूनियर की खिंचाई कर ही लेते हैं। विधि दी और राशि ये खाओ बेसन के लड्डू, माँ ने साथ में रख दिए थे। अदिति ने एक प्लेट उनके आगे बढ़ाते हुए कहा, बहुत अच्छे बने हैं। एक एक लड्डू उठाकर खाते हुए राशि और विधि ने कहा। विधि दीदी और अदिति का व्यवहार देखकर एकाएक राशि को लगा कि जब ये लोग रह सकती हैं तो वह क्यों नहीं। मन में चलता द्वंद ठहर गया था। अदिति ने बताया, सुबह 8 बजे नाश्ते का समय है। अपने कमरे में आकर राशि अब काफ़ी व्यवस्थित हो गई थी। तभी माँ का फ़ोन आ गया। माँ चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, यहाँ सब अच्छे हैं। राशि ने सारी घटनाएं उन्हें बताते हुए कहा, ठीक है बेटा, पर ध्यान से रहना। आज के ज़माने में किसी पर भरोसा करना उचित नहीं है। कल तेरा कॉलेज का पहला दिन है। हनुमान जी की फोटो किसी उचित स्थान पर रखकर उनके सामने दिया जलाकर उनसे आशीर्वाद लेकर जाना। जी माँ। ढेरों ताकीदें देकर माँ ने फ़ोन रख दिया था। समय बीतता गया। वह कदम दर कदम आगे बढ़ती गई।
पढ़ते समय ही उसकी दोस्ती अपने साथ पढ़ने वाले विवेक से हो गई थी। MBBS खत्म होने तक वह दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन अभी उनकी मंजिल विवाह नहीं थी। राशि को गायनोलॉजिस्ट बनना था, जबकि विवेक को जनरल सर्जरी में MS करना था। उसके MBBS करते ही माँ उस पर विवाह के लिए दबाव बनाने लगी, किंतु उसने अपनी इच्छा बताते हुए विवाह के लिए मना कर दिया। रेजिडेंसी करते हुए उन्होंने PG की तैयारी प्रारंभ कर दी। कहते हैं जब लक्ष्य सामने हो, परिश्रम भरपूर हो तो मंजिल ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। PG की डिग्री मिलते ही उन्हें मुंबई के प्रसिद्ध अपोलो अस्पताल में जॉब मिल गया। उसके जॉब मिलते ही माँ ने विवाह की बात छेड़ी तो राशि ने विवेक से विवाह की इच्छा जाहिर की। पहले तो माँ बिगड़ी, बाद में मान गई, लेकिन फिर भी उनके मन में संदेह था कि वह पंजाबी परिवार में एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं। उन्होंने उन दोनों को मिलने के लिए बुलाया। विवेक आखिर उसके माँ पापा को पसंद आ ही गया। राशि मंगली थी, सो माँ ने पंडित जी को बुलवाकर उनकी कुंडली मिलवाई तो पता चला कि विवेक मंगली नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर माँ चिंताग्रस्त हो गई थी। पंडित जी, राशि के मंगल को शांत करने का कोई उपाय है? राशि का उच्च मंगल लड़के का अनिष्ट कर सकता है। विवाह से पूर्व राशि का पीपल के पेड़ से विवाह करा दे तो मंगल दोष दूर हो जाएगा, या फिर वह 30 वर्ष की उम्र के बाद विवाह करे। पंडित जी ने माँ की चिंता का निवारण करते हुए कहा। माँ ने राशि को पंडित जी की बात बताई तो वह भड़क गई तथा उसने पीपल के वृक्ष से विवाह के लिए मना कर दिया। बेटी, शायद तुझे पता ना हो, विश्व सुंदरी तथा मशहूर हीरोइन ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी अपने मांगलिक दोष को दूर करने के लिए पीपल के वृक्ष से विवाह किया था। माँ ने राशि को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। माँ, क्या ऐश्वर्या जी ने ठीक किया था? माना उसने ठीक किया था तो यह कोई आवश्यक नहीं कि मैं भी वही करूं जो ऐश्वर्या जी ने किया। मेरी अपनी सोच है, समझ है, स्वयं पर दृढ़ विश्वास है। दुर्घटनाएं या जीवन में उतार चढ़ाव तो हर इंसान के जीवन में आते हैं। ऐसी परिस्थितियों में स्वयं को उबारना, जूझना तथा जीवन में संतुलन बनाकर चलना ही इंसान का मुख्य ध्येय होना चाहिए, न कि टोने टोटकों में इंसान अपनी आधी जिंदगी या ऊर्जा बर्बाद कर स्वयं भी असंतुष्ट रहे तथा दूसरों को भी असंतुष्ट रखे। राशि ने शांत स्वर में कहा। बेटा, हमारे समाज में कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जिन्हें मानने से किसी का कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन किसी के मन को शांति मिल जाए तो उसे मानने में क्या बुराई है। मैंने तेरी जिद के कारण अपने मन को मारकर तेरी खुशी के लिए तेरे विजातीय विवाह को स्वीकार कर लिया, जबकि हमारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में तू क्या अपनी माँ की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। तेरा भारी मंगल तेरे विवेक की जान भी ले सकता है। माँ ने अपना आखिरी हथियार आजमाने की कोशिश करते हुए कहा। माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी खुशी के लिए हमारे विवाह की स्वीकृति दी, लेकिन जिन मान्यताओं पर मुझे विश्वास नहीं, उन्हें मैं कैसे मान लूँ? पीपल के वृक्ष से विवाह करके क्या ताउम्र मैं अपने व्यक्तित्व के अपमान की अग्नि में नहीं जलती रहूंगी? क्या जब जब मुझे अपना यह कृत्य याद आएगा तब तब मुझे ग्लानि या हीन भावना के विषैले डंक नहीं डसेंगे? अगर विवेक मांगलिक होता और मैं मांगलिक नहीं होती, तब क्या विवेक को भी हमारा समाज पीपल के वृक्ष से विवाह करने के लिए कहता? क्या यह स्त्री के स्त्रीत्व या उसकी गरिमा का अपमान नहीं है? स्त्री के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पुरुष के साथ कोई हादसा ना हो, इसके लिए ऐसे ढकोसले हमारा समाज जीवन में आई हर विपत्ति के लिए सदा स्त्री को ही क्यों कटघरे में खड़ा करता है? स्त्री होकर भी क्या आपने कभी सोचा है? नहीं माँ, नहीं। शायद हम स्त्रियों का तो कोई आत्मसम्मान है ही नहीं। होगा भी कैसे, जब हम स्त्रियों को ही स्वयं पर विश्वास नहीं है। तभी तो हम स्त्रियां अनुमानित विपदा को टालने के लिए व्यर्थ के ढकोसलों, व्रत, उपवास, यह ना करो वह ना करो आदि में न केवल स्वयं लिप्त रहती हैं, बल्कि अपने बच्चों को भी मारने के लिए विवश कर उनके विश्वास को कमजोर करने से नहीं चूकती। मैं आपकी खुशी और आपके मन की शांति के विवाह के लिए 2 वर्ष और इंतजार कर सकती हूँ, पर पीपल के वृक्ष से विवाह कर स्वयं को स्वयं की नज़रों
मैं नहीं गिरने दूंगी। मुझे अपने प्यार पर विश्वास है, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। किंतु तेरे मंगली होने की बात मुझे तेरे सास ससुर को बतानी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में वे हम पर इस बात को छिपाने का दोष लगा दे। जैसा आप उचित समझे, कहकर राशि उठकर चली गई। तुम्हारी जिद्दी बेटी को समझाना बहुत मुश्किल है। पंडित जी सही कह रहे हैं, इसका मंगल उच्च है, तभी इसमें इतनी निडरता और आत्मविश्वास है। अगर लड़के वालों को कोई आपत्ति नहीं है तो कर देते हैं विवाह। पापा ने उसके उठकर जाते ही माँ से कहा। कहीं लड़के का अनिष्ट? माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें झलक आई थी। कैसी बात कर रही हो तुम? तुम ही तो कहती थी कि तुम्हारे पिताजी सदा कहते थे कि अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। हमारे नकारात्मक विचार हमें सदा चिंतित तो करते रखते ही हैं। किसी कार्य की सफलता के प्रति हमारी दुविधा के प्रतीक भी हैं। वही सकारात्मक विचार हमें सकारात्मक ऊर्जा से भरकर हमारे कार्य को सफल बनाने में सहायक होते हैं। तुम चिंता मत करो, हमारी राशि में हौसला है, विश्वास है, उसका कभी अनिष्ट नहीं होगा। अब हमें विवाह की तैयारी करनी चाहिए, पापा ने माँ को समझाते हुए कहा। जैसा आप उचित समझे, लेकिन अगर हम विवेक के माता पिता से इस संदर्भ में बात कर लें तो मेरी सारी दुविधा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, मैं समय ले लेता हूँ, कहते हुए अजीत फ़ोन करने लगे। विवेक के माता पिता से मिलते ही मीरा ने अपने मन की बात कही। बहन जी, हम इन बातों को नहीं मानते। मेरा और अजय का विवाह आज से 30 वर्ष पूर्व बिना कुंडली मिलाए हुआ था। हमने सफल वैवाहिक जीवन बिताया। मेरा तो यही मानना है, अगर हमारे विचार मिलते हैं, हमें एक दूसरे पर विश्वास है, तो हम जीवन में आई हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जो होना होगा वह होगा ही। वैद्य के ढकोसलों में पड़कर हम अपने मन को कमज़ोर ही करते हैं, सरिता जी ने कहा। सरिता जी की बात सुनकर मीरा के मन मस्तिष्क में राशि के शब्द भी गूंजने लगे। मम्मा, हम स्त्रियां स्वयं को इतना हीन क्यों बना लेती हैं? जीवन में आई हर विपदा को अपने क्रूर ग्रहों का कारण मानकर सदा कल्पते रहना उचित तो नहीं। एकाएक उसके मन में व्याप्त नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता ने ले ली। उसकी सकारात्मक सोच ने उसमें ऊर्जा का ऐसा संचार कर दिया था कि अब उसे भी लगने लगा कि व्यक्ति अपनी निष्ठा, लगन, परिश्रम और आत्मविश्वास से कठिन कार्य में भी सफलता प्राप्त करने के साथ जीवन में आई हर चुनौती का सामना करने में सक्षम रह सकता है। इसके साथ ही उनके मन पर वर्षों से चढ़ी ढोंग और ढकोसलों की जमी बर्फ पिघलने लगी थी। उन्होंने राशि और विवेक के संबंध को तहे दिल से स्वीकार कर लिया और विवाह की तैयारियों में लग गए। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी है अलगाव। आशा ने अपने कई सुख दुख मुझसे साझा किए हैं। मैंने भी जहाँ तक हो सका अपना सखी धर्म ईमानदारी से निभाया है। किंतु आज जाने क्यों महसूस हुआ कि कुछ तो है जिसे आशा छिपाने का प्रयास कर रही है। एक झिझक, संकोच सा मुझे उसके चेहरे पर दिखाई दिया। वह बार बार ऊपर चढ़ाव की ओर टकटकी लगा रही थी। तभी पोती पिंकी भोजन की थाली लेकर नीचे आती दिखाई दी। लगा जैसे आशा इसी अनहोनी को रोकना चाहती थी। दादी दादी, मम्मी ने आपके लिए खाना भेजा है, खा लीजिए। पिंकी आशा के छोटे बेटे की इकलौती बेटी है जो ऊपर वाली मंजिल में रहती है। आशा मेरी सखी, सुधीर जी की पत्नी, जो कभी किराने की दुकान किया करते थे। सुख और शांति से बीतते दिन शायद विधाता को रास ना आए। अच्छी भली गृहस्थी में तूफान आ गया। सुधीर जी ने बीच गृहस्थी छोड़ बैकुंठ का रास्ता अपना लिया। पति के ना रहने पर स्त्री की दशा किसी से छिपी नहीं है। समय बदलता है मगर इतना भी नहीं। घर घर मिट्टी के सकोरे हैं। मैं आशा के चेहरे पर उभरी चिंता की लकीरें भली भांति देख पा रही थी। वह बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली, विभा, पिछले कुछ दिनों से घुटनों का दर्द काफ़ी बढ़ गया है, सो ऊपर आने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। सोचा खाने की थाली यहीं मंगा लूं।
वैसे भी बुढ़ापे में ऊपर नीचे करने की उम्र तो रही नहीं। अब तो एक जगह बैठकर बस भगवान का नाम ले लूं, और क्या चाहिए। कहने को तो कह गई आशा, मगर जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो वो गीले आटे पर पलथन लगा रही है। 15 दिन मोनू के यहाँ से थाली आ जाती है, 15 दिन दीपक के यहाँ से बस आराम से गुजर जाता है। और जो कहीं 31 का महीना हो तो मैंने तो हंसी हंसी में यूं ही कह दी थी ये बात, मगर तभी पिंकी बोल पड़ी, तो दादी उपवास रख लेती हैं। मैं पिंकी का मुंह ताकती रह गई, और आशा, वह तो मानो कोई जुर्म करते पकड़ी गई हो। चेहरा सूख गया, लगा किसी ने उसे निर्वस्त्र कर दिया है। जैसे बरसों से संजोई पूंजी किसी ने लूटकर उसे कंगाल कर दिया हो। सच भी तो है, आज तक आशा ने कभी घर और परिवार के बारे में कोई ऐसी बात किसी के सामने नहीं की जिससे भेद खुले कि उसके नसीब में भी मिट्टी के ही सकोरे आए हैं। किंतु आज नादान बच्ची ने एक पल में सारे भेद खोल दिए। आशा के परिवार से हमारा नाता उस समय से है जब वह ब्याह कर आई थी। उसके और मेरे ब्याह में 4 माह का ही तो अंतर था। दोनों के पति अच्छे मित्र थे, तो हम दोनों भी हम उम्र में होने से अच्छी सहेलियां बन गई। किंतु विवाह के 5 बरस बाद ही आशा के जीवन में वह तूफान आ गया जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। तभी से उसने अपने सारे अरमान, शौक तख्ता बेलन के नीचे दबा दिए। अपने गमों को छिपा बच्चों के लिए खुशियां तलाशती रही। धीरे धीरे वह वक्त पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करती और काफ़ी हद तक सफल भी रही। यह तपस्या का वक्त था। बिना पति के दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती महंगाई में 2 बच्चों की जिम्मेदारियों को निभाती। सोचती उसके मोनू दीपक का उचित पालन पोषण ही उसकी तपस्या है। यूं भी पिता की छत्र छाया से महरूम बेटे समय से पहले ही बड़े हो जाते हैं। आशा के बेटे भी जल्द ही समझदार हो माँ की जिम्मेदारियों को साझा करने लगे। अब आशा केवल शाम को किराने की दुकान पर बैठती, अन्यथा सारा दिन घर की सार संभाल में लगी रहती। बेटों के बड़े होने से आशा के सपनों के दायरे भी बड़े होने लगे। उसे लगा उसका परिवार भी अब बड़ा होना चाहिए, उसका घर भी पोते पोतियों से आबाद होना चाहिए। आखिर अपनी आंखों के टूटते सपने को उसने अपने बेटों की आंखों में ही तो संजोया था। वक्त संभलते ही रिश्ते खुद ब खुद संभलने लगे। आशा के बेटे भी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लगे थे, जवान भी हो गए थे और कमाऊ भी। जिनकी नज़रों में कभी उपेक्षा की पात्र रही आशा और उसके बेटे, आज उन्हीं की निगाहें उन पर जमने लगी। इन सबसे बेखबर आशा की निगाह एक ऐसी लड़की तलाश रही थी जो उसके घर की मान मर्यादा को सलामत रखते हुए कुल की जोत को जलाए रख सके। बच्चे अभी तक माँ के दामन से बंधे थे, सो रोज की आमदनी आशा के हाथों में आती। वह दमड़ी दमड़ी जोड़कर आने वाली बहुओं के लिए गहने बनवाती। अपने रंगों का संसार तो उसने उसी दिन त्याग दिया था जब सुधीर जी ने उससे नाता तोड़ा था। अब तो उसकी बस यही मंशा थी कि उसके हिस्से के सारे रंग उसके दोनों बेटों के संसार में सिमट आए। बड़े चाव से आशा ने एक एक कर दोनों बेटों का ब्याह कर दिया। 2 बहुओं के आते ही घर की परिभाषा बदलने लगी। कभी श्री और समृद्धि का प्रतीक आशा का घर अब कभी मौन द्वंद का अखाड़ा बन गया, कभी आस पड़ोस के तमाशे का कारण। खाना बनाने को लेकर तो कभी छोटी छोटी बातों को लेकर सदा किचपिच मची ही रहती। अब आशा करे तो क्या करे, किसके लिए कहे, जिसकी गलती बताए उसी से बुरी। छोटे मोटे झगड़े तो मोनू दीपक के बीच होते ही रहे हैं, और वह उन दोनों को डांट भी देती थी अधिकार से। आखिर उसके अपने बेटे थे। प्यार के साथ मार फटकार भी उसका अधिकार था। ये तो पराए घर की अमानत है जिन्हें आशा ने भले ही दिल से स्वीकारा, मगर रीना और सीमा की आंखों में उसे कभी अपने लिए वह अपनापन दिखाई नहीं दिया, सो वह भी उन्हें अधिकार से कुछ कहने में डरती थी। बड़ी मुश्किल से परिवार की गाड़ी पटरी पर आई थी।
एक बार फिर पथरीली राहों में हिचकोले लेने लगी। सुधीर जी के जाने के बाद भी इतनी अशांति नहीं आई थी घर में जितनी अब आई, क्योंकि उस वक्त सद्बुद्धि ने साथ नहीं छोड़ा था। बेटे माँ की हर आज्ञा का पालन करते थे। अब वही बच्चे पति हो गए हैं, इसीलिए आशा बेटों से भी कुछ कहते भय खाती थी। शायद अब उसे बच्चों की आंखों में अपने लिए वह श्रद्धा भाव नजर नहीं आता था। वह अपनी ओर से बराबर रिश्तों को नमी देती रही, मगर बेटों और बहुओं के व्यवहार से घर की जमी पर आए रुखेपन को रोक न सकी। देखते ही देखते घर द्वंद्व स्थल बन गया। कई विद्रोह के कैक्टस वहां उग आए। अब तन की ही नहीं मन की भी दूरी बढ़ती जा रही थी। रहा सहा दोनों बेटों के ससुराल वालों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। उस कुरुक्षेत्र में अब आशा का मन लगता भी नहीं था, मगर करती भी क्या, जाती भी तो कहाँ जाती, कोई और जहाँ उसने बसाया भी नहीं। उसका मंदिर, तीर्थ, समाज सभी कुछ तो इन्हीं दो बेटों के आसपास ही थी। सोचती जाने किसकी नज़र लग गई उसके परिवार को। मनोयोग से लगाई उसकी फूलों भरी बगिया में जाने कहाँ से खरपतवार उग आई। आशा ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया इन दूरियों को मिटाने का, मगर पास आने की संभावनाएं सभी समाप्त हो चुकी थी। संभावनाएं भी तभी पनपती है जब उनके लिए दिल से प्रयास भी हो। आशा ने हार कर मान लिया कि अब उसके घर रिश्तों की दीवारों में दीमक लग गई है। वह भीतर ही भीतर खोखली हो चुकी है। कोई वस्तु होती तो वह धूप में सुखाकर दीमक को नष्ट करने हेतु कुछ जतन भी करती, मगर यह तो मन की खाई है, इसे पाटना अब उसके बस में नहीं। मन पर बोझ रख उसने दोनों का चौका चूल्हा अलग कर दिया। रीना और सीमा को मानो मांगी मुराद मिल गई, मगर आशा समझ नहीं पा रही थी कि अब वह क्या करे। तभी दोनों बेटों ने कहा, तू क्यों चिंता करती है माँ, तू तो बस आराम से बैठकर भगवान का नाम ले। दोनों बहुएं हैं ना तेरे खाने पीने का ध्यान रखने के लिए। क्या कहती आशा, खाने की भूख रही ही कहाँ, अब तो बस इसी तन को जीवित रखने के लिए खाना है। तभी झट से सीमा बोल पड़ी, हाँ माँ जी, सच ही तो कह रहे हैं ये, आप क्यों परेशान होती हैं। बस 15 दिन बड़े भैया के यहाँ खाना और 15 दिन हमारे यहाँ। अब आपको ऊपर जाने की तकलीफ भी नहीं करनी होगी, मैं यहीं आपकी थाली भिजवा दिया करूँगी। सुनते ही आशा को अपनी जमीनी हकीकत का एहसास हो गया। सामने खड़े बेटे माँ को बट्टे देख रहे थे और मौन थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य एक माँ का और क्या होगा, जिन बच्चों को अपने हिस्से के निवाले खिलाकर पाला, आज वही बच्चे माँ के निवालों के हिस्से कर रहे हैं। परंपराएं समय के साथ बनती और पलती चली जाती है। इस घर में भी अब नई पीढ़ी ने नई परंपराएं चलन में ला दी। 15 दिन आशा मोनू के यहाँ से थाली आने का इंतजार करती, 15 दिन दीपक का पति ने मझदार में छोड़ दिया, बेटे ने बहुओं के भरोसे छोड़ दिया, किंतु आशा ने अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा था। सो फिर कभी बहुओं की रसोई में झांकने नहीं गई। फिर आया 31 दिन का महीना। आज सुबह से दोपहर हो आई, अभी तक न तो रीना ने थाल भिजवाया, न ही सीमा ने। पता नहीं, शायद भूल गई हो। आशा ने पोते पोतियों को आवाज लगाई, क्या हुआ दादी। मोनू का बेटा रिंकू और दीपक की बेटी पिंकी झट से आ पहुँचे। आशा ने पूछा, बच्चों खाना खा लिया। हाँ दादी, कभी का। और आपने? आज तो सीमा चाची ने खीर बनाई है, रिंकू बता रहा था। बड़ी अच्छी खीर होगी ना दादी। तभी पिंकी बोली, अरे नहीं, आज तो रीना ताई की बारी थी दादी को खाना देने की। आशा दोनों बच्चों के मुंह ताकती रह गई। स्वयं को बेआबरू महसूस कर रही थी। बच्चों से निगाहें मिलाते उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, मानो गुनाह उसी ने किया है। वह झट से बोली, बच्चों आज मुझे खाना नहीं खाना है। क्यों दादी? आज मेरा उपवास है। अबोध बच्चे
शब्दों की गहराई भला क्या जानते, सो हंसते खेलते आगे बढ़ गए। आशा को लगा एक बार फिर वह बेवा हो गई, बल्कि उस वक्त इतनी जिल्लत का सामना तो नहीं किया था जितना आज दो दो बेटों की माँ होकर भी आज उसकी दो वक्त की रोटी का हिसाब किया जा रहा है। बहुओं को क्या दोष दूं, वे तो पराई हैं। बेटे तो अपने हैं जो कभी माँ के बगैर खाना नहीं खाते थे। क्या आज उन्हें इतनी भी चिंता नहीं कि जान सके कि माँ ने खाना खाया या नहीं। धीरे धीरे आशा को हर 31वें दिन उपवास रखने की आदत सी हो गई थी। आज उसी आशा का 12वां है। घर में व्यंजनों की महक आ रही थी। दोनों भाई दौड़ दौड़कर पंडितों की फरमाइश पूरी कर रहे हैं, जग के बनाए संस्कार निभा रहे हैं। उस पर महान आश्चर्य कि दोनों बहुएं आज हर बात पर एक मत हो सारे लड़ाई झगड़े बिसराकर काम में लगी हैं। आशा के नाम से ब्राह्मणी जिमाई जा रही है। उनकी इसी एकता को देखने के लिए आशा की आंखें तरस गई। सच, यह मुर्दों का देश है, जहाँ जीते इंसान को मरने के लिए विवश किया जाता है और मरने के बाद उसके नाम से सारे ढोंग दिखावे किए जाते हैं। जीते को डरे, मरे को बरे, यह कहावत शायद किसी ने जीवन के गहरे अनुभवों से कही है। पंडितों के आदेश पर दोनों बहुओं ने गौ ग्रास और कौवे के ग्रास पत्तल पर लगाए। मैं चूंकि आशा की सबसे करीबी सखी मानी जाती थी, सो बहुए और बेटे जो कभी संभव है मुझे आंखों की किरकिरी मानते रहे हो, आज मासी जी कुछ कमी रह गई हो तो बताइए। हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि मम्मी जी को जो चीज़ें अच्छी लगती है वह सब बनवाई है। वहीं मोनू और दीपक भी, मासी जी कोई कमी हो तो बता देना। मैं क्या कहती बेटा, जो कमी रही है उसे तुम अब कभी पूरा नहीं कर सकते। जिस औरत ने तुम्हें अपनी आंचल की छाह दी, अपने हिस्से की नींद दी, अपनी खुशियां निछावर कर अपने सारे निवाले तुम्हारे नाम कर दिए, उन सबसे बड़ी बात इस दुनिया में तुम बिन बाप के होकर भी अपने कदमों पर चल सके, उस औरत की बदौलत जिसको तुमने जीते जी दो वक्त की रोटी में बांट दिया, मगर चाह कर भी कुछ नहीं कह पाई। बस इतना ही कहा, मोनू और दीपक, बेटा दोनों भाई मिलकर ये पत्तल ऊपर ले जाओ और कौवों को बुलाकर खिला लाओ। कौवों का पत्तल जुटाना बहुत जरूरी है। और रीना और सीमा, तुम ये गौग्रास बाहर जाकर गाय को खिला लाओ। मान्यता है कि इससे मृत व्यक्ति को तृप्ति मिल जाती है, वह परलोक में भोजन पाता है। रीना और सीमा पूरी गली में घूम आई। मासी जी, गली में दूर दूर तक कहीं गाय नजर नहीं आ रही। वहीं दोनों बेटे भी ऊपर से उतर आए। बोले, बहुत आवाज़ लगाई, काँव काँव, मगर एक भी कौवा नजर नहीं आया। पंडित जी कह रहे थे, अरे यह तो अच्छा शगुन नहीं कि ना तो गाय ने ग्रास खाया ना ही कौवे ने। इसका मतलब है मृत व्यक्ति ने भोजन नहीं स्वीकारा। तभी पिंकी और रिंकू, जो काफ़ी देर से सभी की बातें सुन रहे थे, बोले, अरे नहीं पंडित जी, आज 31 तारीख है ना, आज ना दादी का उपवास रहता है, इसीलिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।